फ्रेंड एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 1935 के अधिनियम पर चर्चा करेंगे तथा मैं आपको बता दूं कि 1773 से लेकर 1935 के अधिनियम तक जितने अधिनियम हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की एक सीरीज अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे और जितने भी पार्ट अधिनियम से संबंधित हैं उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आई बटन में दी हुई है ऊपर, वहां जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। 1919 के अधिनियम से जो भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन किए गए थे उनसे भारतीय संतुष्ट नहीं हुए तथा ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। जैसा कि हमने 1919 के अधिनियम में पढ़ा था कि 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए 10 वर्ष बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा। तो जो 1919 का अधिनियम है इसके सुधारों की जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया तथा साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। साइमन कमीशन है उसकी रिपोर्ट से भी क्या है, भारतीय खुश नहीं हुए, यानी भारतीयों की आकांक्षाओं को साइमन कमीशन की रिपोर्ट पूरा नहीं कर पाई। और इधर ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। यानी आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 1919 का जो अधिनियम था उससे जो परिवर्तन हुए उससे भारतीय संतुष्ट नहीं हुए तथा ब्रिटिश सरकार ने 1919 के सुधारों की जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया और उसे भारत भेजा। साइमन कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट है उसने भी भारतीयों की इच्छाओं को पूरा नहीं किया, यानी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। और जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है वो 1930 में प्रस्तुत की गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की गई और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। और गोलमेज सम्मेलन के सुझावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। यानी ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए और गोलमेज सम्मेलन के सुझावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। अब आगे देखते हैं हम। तो श्वेत पत्र के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संयुक्त समिति का गठन किया। यानी बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी
कि जो श्वेत पत्र है उसके प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संयुक्त समिति का गठन किया और संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट या संयुक्त समिति की रिपोर्ट 22 नवंबर 1934 को प्रस्तुत की, या संयुक्त समिति की रिपोर्ट है जो 22 नवंबर 1934 को प्रकाशित हुई। तो संयुक्त समिति की रिपोर्ट तथा श्वेत पत्र के प्रस्तावों के आधार पर संसद ने 3 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं कि जो 1919 का अधिनियम था उससे जो परिवर्तन किए गए उससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे, और इधर ब्रिटिश सरकार ने सुधारों की 1919 के सुधारों की जांच के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा। साइमन कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की, और साइमन कमीशन है उसकी रिपोर्ट भी भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई, और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए, और गोलमेज सम्मेलन है उसके जो सुझाव हैं उनके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया, और श्वेत पत्र है उस पर चर्चा करने के लिए संसद ने एक संयुक्त समिति का गठन किया। संयुक्त समिति की जो रिपोर्ट है वो 22 नवंबर 1934 को प्रकाशित हुई। संयुक्त समिति की रिपोर्ट और श्वेत पत्र के प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 3 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम पारित कर दिया। अब ये बात होगी यहां तक। अब हम आगे देखेंगे कि 1935 का जो अधिनियम है उसकी क्या विशेषताएं थी या उसमें क्या प्रावधान किए गए। अगर हम इसकी पहली विशेषता देखें, विस्तृत अधिनियम। जो 1935 का अधिनियम है उसकी पहली विशेषता यह है कि एक बड़ा अधिनियम था, विस्तृत अधिनियम था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन को चलाने के लिए जितने भी अधिनियम पारित किए उनमें सबसे बड़ा अधिनियम था ये, और इस अधिनियम में 451 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां थी। इस कारण यह एक विस्तृत अधिनियम था और इसमें प्रस्तावना का अभाव था। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था और एक बड़ा अधिनियम था। इसमें 451 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। अगर हम इसकी दूसरी विशेषता देखें तो दूसरी विशेषता है प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ। उन्नीस 1935 के अधिनियम में एक प्रावधान यह भी किया गया स्पष्ट प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ का। इस अधिनियम में प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया था, यानी ब्रिटिश प्रांतों देशी रियासतों को मिलाकर संघ का निर्माण करना था। यानी 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत
6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और इच्छुक देशी रियासतें। यानी इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और इच्छुक देशी रियासतें। यानी संघ में मिलना देशी रियासतों की इच्छा पर निर्भर था। और इस संघ का निर्माण तभी किया जाएगा जब 2 शर्तें पूरी हो जाएगी। पहली शर्त यह है थी कि संघीय संसद के दोनों सदन संघ की स्थापना की प्रार्थना ब्रिटिश सम्राट से करे। दूसरी शर्त यह थी कि इतनी देशी रियासतें संघ में शामिल होने की स्वीकृति दें कि उनकी जनसंख्या कुल रियासती जनसंख्या की आधी से अधिक हो। यानी 1935 के अधिनियम में एक प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। इस प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों, इच्छुक देशी रियासतों को लेकर इसका निर्माण करना था। हालांकि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को इसमें शामिल होना अनिवार्य था। देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर छोड़ा गया और इस संघ का निर्माण तभी किया जाएगा जब 2 शर्तें पूरी की जाएगी। पहली शर्त तो ये थी कि संघीय संसद के दोनों सदन संघ की स्थापना की प्रार्थना ब्रिटिश सम्राट से करें। दूसरी ये शर्त थी कि इतनी देशी रियासतें संघ में शामिल होने की स्वीकृति दें कि उनकी जनसंख्या कुल रियासती जनसंख्या की आधी से अधिक हो। हालांकि इस संघ का निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि इतनी देशी रियासतों ने शामिल होने की स्वीकृति नहीं दी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली विशेषता। तीसरी विशेषता शक्तियों का बंटवारा। जो 1935 का अधिनियम है, इसमें केंद्र और राज्य प्रांतीय सरकारों के बीच स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची है, उसमें 59 विषय थे। प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। यानी संघ सूची में जिन विषयों का उल्लेख किया गया उस पे कानून संघीय संसद बनाएगी और जो प्रांतीय सूची है उन पर जो कार्य प्रांतीय सरकारें करेगी और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, कार्य कर सकती है। लेकिन विवाद की स्थिति में संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्य माना जाएगा। और इन तीनों सूचियों में जो विषय उल्लेखित नहीं है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। वह इसके लिए प्रांतीय सरकार या संघ सरकार किसी को भी इन पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। जो बचे हुए विषय हैं यानी अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई
अपशिष्ट शक्तियों का मतलब है इन तीनों सूचियों में जो विषय उल्लेखित नहीं है, ऐसे विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वायसराय को दिया गया। और वायसराय संघ या प्रांत किसी को भी उस विषय पर जो इन सूचियों में उल्लेखित नहीं है कानून बनाने का अधिकार दे सकता था। यानी इस अधिनियम में संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच 3 सूचियां बनाकर शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया था। अब देखते हैं हम अगली विशेषता 1935 के अधिनियम की। 1935 के अधिनियम की चौथी विशेषता है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। यानी 1919 के अधिनियम में हमने देखा कि प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। अब 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। यानी संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। पांचवी विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। जैसा कि हमने अभी देखा 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय था ये भेद भी समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को शासन में स्वायत्तता दे दी गई। यानी प्रांतीय शासन मंत्रियों के अधीन कर दिया गया और मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे और गवर्नर से आशा की गई कि वह मंत्रियों की सलाह पर शासन का संचालन करेगा। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई शासन में। मंत्री शासन का संचालन करेंगे। संपूर्ण शासन मंत्रियों के अधीन कर दिया गया। मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे और गवर्नर से आशा की गई कि वह मंत्रियों की सलाह पर कार्य का संचालन या शासन का संचालन करेगा। अब देखते हैं हम इसकी अगली विशेषता। अगली विशेषता है या अगला प्रावधान है इस अधिनियम का संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसी आधार पर 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मॉरिस ग्वेर को संघीय न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेर को बनाया गया। और यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, संघीय न्यायालय था। यानी इसकी जो अपील है, संघीय न्यायालय की अपील लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी अगली विशेषता। भारतीय रिजर्व बैंक
की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और 1937 में इसका कार्यालय बंबई शिफ्ट कर दिया गया। और आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1937 में इसका जो कार्यालय बंबई शिफ्ट कर दिया गया। और आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। ये 25वें गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, शशिकांत दास। अब अगर हम लोक सेवा की बात करें, लोक सेवा के लिए क्या प्रावधान किए गए, तो जैसा कि आपको पता है 1919 के अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लेकिन यह असफल हो गया। यानी 1919 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो असफल हो गया। इसकी जांच के लिए 1923 में ली आयोग का गठन किया गया। ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को सीपीएससी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। यानी 1919 के अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लेकिन यह सफल हो गया। इसकी जांच के लिए 1923 में ली आयोग बनाया गया। ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को सीपीएससी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब अगर हम आगे देखें, इसके बाद 1935 के अधिनियम द्वारा एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को
की गई। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई तथा एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम 1950 में संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, यूपीएससी। ठीक है। और आपको पता है संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक है। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम ही 1950 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कर दिया गया। और यूपीएससी एक संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक है। और जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके पहले जो अध्यक्ष हैं, इसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बार्कर और वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री अरविंद सक्सेना है। ठीक है। यानी 1919 के अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जो असफल हो गया। इसकी जांच के लिए 1923 में ली आयोग का गठन किया गया और ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को सीपीएससी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1935 के अधिनियम द्वारा एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई। ठीक है। और एफपीएससी का नाम 1950 में संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया और संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक है। और संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रॉस बार्कर और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं श्री अरविंद सक्सेना हैं। अब देखेंगे हम आगे। साइड में थोड़ी चीज दिखी दिखे मैं बंद कर दे। अगली विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। हमने 1909 के अधिनियम में देखा था कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। 1919 में उसका और विस्तार किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा उसे और ज्यादा विस्तारित किया गया। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनी चरम सीमा पर थी जिसकी शुरुआत 1909 के अधिनियम द्वारा की गई। ठीक है। और अगर हम अगली विशेषता देखें तो भारत परिषद का अंत यानी 1935 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, इसका अंत कर दिया गया और इसके स्थान पर परामर्शदाताओं की व्यवस्था की गई। यानी अब भारत परिषद को सलाह भारत सचिव को सलाह भारत परिषद नहीं देगी बल्कि इसके स्थान पर परामर्शदाताओं की व्यवस्था की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया और जो परामर्शदाता हैं इनसे परामर्श लेना या ना लेना भारत सचिव पर निर्भर करता था। यानी परामर्शदाताओं से परामर्श लेना या न लेना भारत सचिव पर निर्भर करता था। अगर भारत सचिव ने परामर्श लिया है तो वह उसे
स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता था, कर सकता था। यानी भारत परिषद का अंत कर दिया गया, उसके स्थान पर परामर्शदाताओं की व्यवस्था की गई। भारत सचिव परामर्श ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने परामर्श लिया है तो भारत सचिव उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। ये प्रावधान भी 1935 के अधिनियम में किया गया। अब एक बार हम देख लेते हैं 1935 के अधिनियम में हमने प्रमुख रूप से कौन कौन सी विशेषताओं या प्रावधान पर चर्चा की थी, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। 1935 के अधिनियम की 10 विशेषताओं पर चर्चा की। तो पहली थी विस्तृत अधिनियम, यानी 1935 का अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम था, ठीक है, जिसमें 451 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियां थी। हालांकि प्रस्तावना का अभाव था और प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ के निर्माण का इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया था, लेकिन वो प्रस्तावित था अखिल भारतीय संघ। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया 3 सूचियां बनाकर, केंद्र सूची, राज्य सूची यानी प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतीय शासन मंत्रियों के अधीन कर दिया गया और गवर्नर से आशा की गई कि वो मंत्रियों की सलाह पर कार्य करेगा। फिर हमने देखा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। और 8वीं विशेषता हमने देखी थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और लोक सेवाओं में हमने देखा था कि 1935 के अधिनियम द्वारा अब पीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई। और 10वीं विशेषता हमने देखी थी कि भारत परिषद का अंत कर दिया गया और उसके स्थान पर परामर्शदाताओं की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम से जुड़े कुछ प्रमुख कथन देखें तो पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार यह अधिनियम हम पर थोपा गया है, बाहर से कुछ जनतंत्रीय व्यवस्था से मिलता जुलता है पर अंदर से खोखला है। और नेहरू जी के अनुसार देखें तो यह अधिकारों का घोषणा पत्र नहीं है बल्कि दासता का घोषणा पत्र है। और राजगोपालाचार्य के अनुसार देखें तो नया संविधान द्वैध शासन से भी। उम्मीद है आपको 1935 का अधिनियम अच्छे से समझ आया होगा। अगले पार्ट में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के अधिनियम तक जितने महत्वपूर्ण प्रश्न अधिनियम से बनते हैं उनकी जो सीरीज है वो अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे।